नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। और आप सबको पिछले कई दिनों से, खास तौर पर ये 3-4 दिनों से यही क्यूरियोसिटी थी कि क्या होगा लॉकडाउन का, कैसा एग्जिट प्लान होगा। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो उन्होंने कहा था कि कुछ अलग होगा, हमारा दिशा भी नहीं रुकेगा। और कहीं ना कहीं जिस पे सबका फोकस है कि इकोनॉमी को चलाते हुए हम कोरोना को कैसे हराएंगे। तो लॉकडाउन की बात की जाए तो लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है और आज ये दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा। जी हाँ, लॉकडाउन की बात की जाए, लोगों को ऐसा लग रहा था कि हो सके पूरे तरीके से अब लॉकडाउन नहीं सुनने को मिलेगा, लेकिन लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन कैसा रहेगा इस पर हम आपको विस्तार से बताएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि कई बार पिछले लॉकडाउन में भी हमने ये देखा कि कंफ्यूजन सा था, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि रेड जोन में कैसे क्या करना है। लेकिन हम सब आपको अच्छे से एक सिरे धर सिरे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मकसद यही है कि चाहे कुछ भी रियायत दी जाए, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर आज के मामले आप देख ले, एक दिन में 5,000 मामले आ चुके हैं, 5,000 से ऊपर मामले आ चुके हैं। तो ये समझने वाली बात होगी कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है और कोरोना के साथ हमें अभी जीना है। और कोरोना के साथ हमें कैसे जीना है, क्योंकि आगे अब इकोनॉमी को भी पचल पर लाना है, हमारी जीवन शैली कैसी होगी, इसके दिशा निर्देश हम आपको बताएंगे कि किस तरह से गाइडलाइन दी गई है। लेकिन खास बात इस बार लॉकडाउन की अगर हम गौर करें तो राज्य सरकार पर बहुत कुछ निर्भर करता है। क्योंकि बार बार ऐसी देखी भी जा रही थी, जो लगातार सवाल भी उठाए जा रहे थे कि आखिर कैसे पता कि रेड जोन जो केंद्र सरकार की तरफ से है वो राज्य में रेड जोन है कि नहीं है। कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं, इसे लेकर इस बार का जो लॉकडाउन है वो कुछ अलग है। पिछले लॉकडाउन में आपने देखा कि रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन बनाया गया, लेकिन इस बार लॉकडाउन जो आगे बढ़ाया गया है, जो समय सीमा तय की गई है 31 तक तो तय की गई, लेकिन क्या कुछ खुले रहेंगे, क्या कुछ आपको रियायत दी जाएगी, ये सब हम समझेंगे। और आपको हम बता दें कि खास तौर पर लॉकडाउन के जो नियम है वो इस बार पूरे से सख्त नहीं है, लेकिन आपको सावधानी बरतनी होगी। हमारे बीके न्यूज के एडिटर इन चीफ सुनील रावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जानने की हम उनसे कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार की लॉकडाउन जो तय की गई है वो कैसी होगी और खास तौर पर कहां कहां रियायत दी गई है। सुनील जी, लॉकडाउन जो कि लोगों के जहन में आजकल सबसे ज्यादा अगर कोई वर्ड गूंजता है तो वो लॉकडाउन क्यों, क्योंकि इसलिए जब लॉकडाउन 3 हुआ था तो ऐसा लगा था कि लॉकडाउन 4 में शायद सुनने को ना मिलेगा। इस बार उम्मीद नहीं थी लोगों को, लेकिन लॉकडाउन 4 की है और वो 31 मई तक है। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, खास तौर पर इस बार 2 जोन और जोड़ा गया है। पहले 3 जोन था, कंटेनमेंट जोन, एक नया जो कंटेनमेंट जोन की बार बार बात कही जा रही थी। तो जो अलग अलग जोन है उसमें क्या कुछ सुविधाएं दी जाएंगी और वहां के जो निवासी वो कैसे, क्या रेड जोन जो है और ग्रीन जोन कैसा रहेगा, क्या ग्रीन जोन से रेड जोन में जा सकते हैं, ये तमाम ऐसी दुविधा है लोगों के मन में। मैं चाहूंगी पहले आप जोन बाय जोन हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अंजलि, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बता दें कि उनके लिए क्या है इस लॉकडाउन में। सबसे पहले उनके लिए तो ये है कि जो पुरानी जैसा लॉकडाउन था वो सेम रहेगा। आप आपके लिए जो रेड जोन जो खासतौर पर है वहां पर तो आपको कोई रियायत नहीं है, कोई छूट नहीं है, वैसा का वैसा ही। लेकिन इस बार जो नया है, पहले से जैसे यात्राओं में मेट्रो बंद रहेगी, बसें बंद रहेगी, ट्रेन बंद रहेगी, हवाई यात्रा भी बंद रहेगी। एक बात ये राज्य सरकार पर छोड़ दी है उस केंद्र की गाइडलाइन में कि बसें जो है इंटर स्टेट, जो इससे पहले नहीं होता था, एक राज्य से दूसरे राज्य में आप अपने व्हीकल से, और अगर बसें राज्य सरकार चलाना चाहती तो उसके पर छोड़ दिया गया कि चला के एक राज्य से लोग दूसरे राज्य में अब आ जा पाएंगे। जो पहले बॉर्डर्स बंद थी वो केंद्र सरकार ने इस लॉकडाउन में छूट दे दी कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में आ जा सकेंगे। लेकिन इसकी भी जिम्मेदारी राज्य पर छोड़ दी कि वो अगर परमिट करते हैं तो, अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जब कोई यात्री जाएगा तो वो अगर दूसरा राज्य उसे परमिट करता है तभी वो जा पाएंगे। दूसरी एक बात है, कुछ रेस्टोरेंट्स और मिठाई की दुकानों को खोलने की परमिशन दे दी गई है, लेकिन उसमें भी कंडीशन ये है कि वो वहां पर जाकर कोई बैठकर खा नहीं पाएगा। वो सिर्फ होम डिलीवरी के लिए खोले गए हैं रेस्टोरेंट और
मिठाई की दुकानें उनको परमिशन मिली है। तो ये उनको सुनिश्चित करना होगा कि वो सिर्फ होम डिलीवरी करें। कुछ स्टेडियम को भी खोलने की मंजूरी दी गई है, लेकिन उन स्टेडियम्स में दर्शक नहीं होंगे, खिलाड़ी जा सकते हैं, खेल सकते हैं। जो प्रैक्टिस पर रोक लगी हुई अब तक जो खेलों की वजह से रुका था, तो स्टेडियम्स को और स्पोर्ट्स सेंटर को खोलने की मंजूरी जो मिली है, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को, तो वहां दर्शक तो नहीं होंगे लेकिन खिलाड़ी जा पाएंगे। जो तो ये एक समझ में आ रही चीज, क्योंकि दूसरी तो कोई वजह इसकी खोलने की हो नहीं सकती है। साथ ही साथ जो स्टैंड अलोन दुकानें हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स और मॉल में जो दुकानें नहीं है, जो किसी आपके मोहल्ले में होती है, अकेली दुकान होती है, स्टैंड अलोन दुकानें, उनको भी खोलने की मंजूरी दे दी गई है। लेकिन वहां काम करने वाले जो लोग होंगे, जब आप दुकानों की बात करें तो एक जो कि सबके जहन में से आप समझ सकते हैं कि सैलून जैसे सिंगल दुकानें खोलने की जो बात कही गई है, मॉल बंद रहेंगी, लेकिन क्या ये अभी क्लियर हो पाया है कि सैलून खुले रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो घरों में बैठे हैं, उन्हें हेयर कट का बहुत इंतजार है। तो क्या लगता है कि पहले से अंजलि ये बात आ रही थी कि सैलून जो है कई राज्यों में जहां कहीं खुले भी गए हैं, तो वहां कोरोना जो संक्रमण की एक बड़ी वजह वहां से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सैलून अभी स्पेसिफिक नहीं है इसमें, स्टैंड अलोन दुकानों में। लेकिन मुझे जो लगता है, क्योंकि पहले से कहा गया है कि सैलून, स्पा और जो जिम वगैरह इस तरह की जो चीजें हैं, इस पर अभी रोक रहेगी और ये अभी खुलेंगे नहीं, क्योंकि ये और सैलून को खोलने की बात आ रही थी, लेकिन उसके लिए गाइडलाइंस के साथ उसको खोला जाएगा और ये राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है कि वो गाइडलाइंस उसकी तैयार करे और उसके बाद उसको कैसे खोलना है ये तय करे। लेकिन अभी जो है वो सैलून, स्पा और जो जिम वगैरह जो चीजें हैं, जो गैदरिंग जहां होती है, मैं ये भी बता दूं कि शादी वगैरह पर अभी भी रोक है, कम्युनिटी सेंटर और ये खुलेंगे नहीं। शादी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 50 लोगों की अभी मंजूरी दी गई है, और अगर कोई अंतिम संस्कार होता है किसी का, उसके लिए 20 लोगों की छूट, जो केंद्र की गाइडलाइन है उसमें कि 20% उसमें जा सकते हैं। तो ये कुछ नई छूट मिले हैं। अभी 10 साल के नीचे के जो बच्चे हैं और 65 साल की उम्र के अधिक के जो बुजुर्ग है, वो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लॉकडाउन में उनके बाहर निकलने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। मतलब क्योंकि लॉकडाउन ऐसा ही था और लॉकडाउन फोन में भी ये सेम रूल अपनाया जाएगा। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बुजुर्गों और बच्चों में ज्यादा चांसेस है, और चूंकि अभी स्कूल बंद है, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तो बच्चों के बाहर निकलने की वजह बनती नहीं है। और बुजुर्ग जाकर क्या करेंगे? अगर आप जो कुछ वर्क स्टेशन खोले गए हैं, कुछ फैक्ट्रीज खोली गई है, कुछ ऑफिसेस खोले गए हैं राहत ग्रीन जोन्स में खास तौर पर, तो वहां अगर आप नौकरी पर जाते हैं तो आप सिर्फ जा सकते हैं, क्योंकि 65 से ज्यादा उम्र का व्यक्ति नौकरी करता नहीं है और 10 साल की उम्र के नीचे, तो इन दोनों पर प्रतिबंध रहेगा, वो घर से नहीं निकल पाएंगे। दूसरा एक है कि मास्क लगाना बहुत अनिवार्य कर दिया। अगर आप अपने घर के आंगन में भी निकलते हैं तो आपको मास्क लगाना अनिवार्य है, और जो इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर जो महामारी अधिनियम है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। तो ये कुछ है। और अभी रात 9 बजे से थोड़ी देर बाद राजीव गाबा जो है केंद्रीय सचिव, कैबिनेट सचिव जो है, वो राज्यों के सचिवों के साथ एक बैठक करने वाले हैं, तो उसमें ये तय होगा कि राज्यों के साथ माना जाएगा। वहीं अगर इस बार लॉकडाउन की बात करें, जैसा कि मैराथन बैठक हुई थी तमाम राज्य सरकारों के साथ, और आपने देखा कि जो सिस्टम में लैकिंग हुई थी, राज्य सरकार केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रही थी कि हमें छूट नहीं दी जाती, तो क्या इस बार जो लॉकडाउन 4 हम कह रहे हैं, तो लॉकडाउन 4 में राज्य सरकार पर बहुत कुछ निर्भर होगा? इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो आपने देखा कि जब बैठक हुई थी तो सीधे तौर पर ममता बनर्जी ने कह दी थी कि हमें तो सिर्फ सियासत कर रही है केंद्र सरकार और हमें कुछ करने का मौका नहीं मिल पा रहा, हम लोग अपनी सरकार में खुद नहीं कदम उठा पा रहे। तो क्या इस बार केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पर बहुत कुछ छोड़ दिया है कि आप डिसाइड कीजिए कि कैसे राज्यों को आप सुचारू रूप से इस लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाएंगे? नहीं, बिल्कुल, इस बार के लॉकडाउन में ये खासियत है कि सब कुछ राज्यों पर छोड़ दिया गया। जैसे ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन पहले जो राज्य सरकार तय करती थी, केंद्र सरकार माफ करिएगा, तय करती थी, तो इस पर बड़ा विरोध भी हुआ था। राहुल गांधी से लेकर सब लोगों ने, राज्यों के लोगों ने कहा था कि भैया एक मरीज किसी जिले में कोरोना संक्रमण का पॉजिटिव पाया जाता है, 2 मरीज या 3 मरीज, और उसके केजरीवाल जी ने भी यही कहा था कि उसके आधार पर पूरे जिले को आप कंटोनमेंट जोन घोषित कर देते हैं या रेड जोन घोषित कर देते, तो वहां की सारी जो एक्टिविटीज है वो बाधित हो जाती है। तो लेकिन वो जो मरीज है वो किसी एक एरिया में होते हैं, तो उन्होंने कहा था कि उस एरिया को अगर रेड जोन घोषित कर दिया जाए और ना कि पूरे जिले को,
तो ये बेस्ट रहेगा ताकि बाकी जगह एक्टिविटीज चल पाए। तो इसलिए केंद्र सरकार ने इस बार यह अधिकार राज्यों को दिया है कि आप तय करें कि रेड जोन कौन सा होगा, ऑरेंज जोन कौन सा होगा, ग्रीन जोन कौन सा होगा, कहाँ आपको रियायतें देनी है और कहाँ नहीं देनी है। केंद्र ने सिर्फ गाइडलाइन जारी कर दी है और लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। वैसे केंद्र की गाइडलाइन आने से पहले और लॉकडाउन बढ़ने से पहले महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु ऐसे राज्य थे जो खुद ही अपना लॉकडाउन एक्सटेंड कर चुके थे। तो ये राज्यों के लिए इस लॉकडाउन में है कि उन्हें स्वतंत्रता दी गई कि वो क्या करना चाहते हैं, कैसे वो क्या सहूलियतें देना चाहते हैं। अब ये जो गाइडलाइंस आएंगी वो राज्य की ओर से अपनी अपने राज्य की गाइडलाइंस आएंगी। जैसे इंटर स्टेट बसों की सुविधा है, अब क्या राज्य परमिट करते हैं, ये सब राज्यों पर निर्भर है। जी लेकिन इन सब के बीच आपको नहीं लगता एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि लॉकडाउन 3 में हमने देखा कि जोन बनाए गए थे, कई जोन में रियायतें दी गई, खासतौर पर ग्रीन जोन में। लेकिन आप अगर आंकड़ों को देखें तो लगातार वो आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या अब राज्य सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आप लॉकडाउन में रियायत तो दे रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी तो चलाना है। आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी नहीं चलने की वजह से क्या कुछ हम देख रहे हैं, जो स्थिति है। अब उन सब के बीच आपको कैसे लगता है कि सुनील जी एक ये भी अब मुश्किल भी रहेगी, क्योंकि अगर ग्राफ बढ़ते जाएगा तो कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं, देखिए बिल्कुल। अब आप मतलब सबके जहन में यही सवाल आ सकता है कि पहले आपने लॉकडाउन बढ़ाया और पहले आपने जब केसेस कम थे तब आपने ज्यादा सख्ती की, आपने किसी को बाहर निकलने की परमिशन नहीं दी। और अब जब केसेस बढ़ रहे हैं, ग्राफ जब अब जा रहा है, तब आप रियायत दे रहे हैं लॉकडाउन में। तो इसके पीछे की वजह समझना होगा। पहले दरअसल जब लॉकडाउन किया गया था तब भारत के पास जो जरूरी संसाधन थे इस बीमारी से निपटने के लिए वो बहुत सीमित मात्रा में थे। चाहे हम पीपीई की बात कर ले, पीपीई किट्स की बात कर ले, टेस्टिंग किट्स की बात कर ले, या फिर वेंटिलेटर्स की बात कर ले, हॉस्पिटल्स तैयार नहीं थे, हमारे जो क्वारंटाइन सेंटर्स थे वो तैयार नहीं थे। लेकिन अब इतने दिनों में जो वक्त मिला है सरकार को, उन्होंने वो संसाधन तैयार कर लिए। भारत में पीपीई किट्स बनने लगे, मास्क बड़ी तादाद में भारत में बन रहे हैं, टेस्टिंग किट्स भी कुछ कंपनीज भारत की बना रही है। तो अब ये सारे संसाधन हमारे पास, क्वारंटाइन केंद्र तैयार है, अस्पताल तैयार है, वेंटिलेटर्स आ रहे हैं लगातार। और अब हम एक अभ्यस्त हो गए कि इस कोरोना को कैसे इतने दिनों में कैसे निपटे, कैसे उसको डील किया जाए। जो हमारा जो रेट है, रिकवरी रेट, वो बाकी देशों के मुकाबले बहुत अच्छा है और मृत्यु दर बहुत कम है हमारे यहाँ, बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए केंद्र सरकार ये रिस्क ले रही, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कल 1 महीना और लॉकडाउन रखा जाएगा और सरकार का कल कोरोना खत्म हो जाएगा। तो कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। तो ये सब राज्य सरकारें कह रही है, केंद्र सरकार भी कह रही है। तो उसी के मद्देनजर इसलिए रिस्क ली जा रही है कि अब अगर पेशेंट्स आते भी है, संक्रमण का खतरा बढ़ता भी है, तो वो संसाधन हमारे पास मौजूद है कि उससे हम डील कर सके। इसलिए ये सहूलियत दी जा रही है। ये समझने वाली बड़ी बात है जी, इसलिए सहूलियत दी जा रही है। पर लोगों को ये उम्मीद थी कि डोमेस्टिक अगर फ्लाइट की हम बात कर ले, मेट्रो सुविधा भी खोली जाएगी, लेकिन ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि ना मेट्रो चलेगी ना कोई फ्लाइट चलेगी। तो आपको क्या लगता है कि सरकार अब इसके लिए अभी उस तरह से तत्पर नहीं है और सरकार चाहती है कि और अच्छी तरीके से तैयारी कर ली जाए? जैसे कि आपने कहा कि पीपीई किट बहुत अब लार्ज स्केल पर तैयार किए जा रहे हैं, वही वेंटिलेटर की सुविधा बढ़ाई जा रही है। तो क्या अगर हम लॉकडाउन 4 की अभी बात कर रहे हैं, जो कि 31 तक तो बढ़ा दिया गया है, उसके बाद कैसा एग्जिट प्लान, क्या आगे स्टेप बाय स्टेप तैयार किए जाएंगे? क्योंकि अभी तक हम यही देख रहे हैं, अगर आप लॉकडाउन 3 से देखिए लॉकडाउन 4 तक वैसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। तो जो एग्जिट प्लान है वो स्टेप बाय स्टेप किए जाएंगे? नहीं, बिल्कुल अंजलि। देखिए, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जैसे आपने मेट्रो और फ्लाइट्स की बात की, डोमेस्टिक फ्लाइट्स की, पहले खबरें आ रही थी कि सरकार इस पर मंजूरी दे सकता है। डीजीसीए ने एक अपना प्रोटोकॉल भी जारी किया था और मेट्रो की ओर से खबर आई थी कि डीएमआरसी की तैयार है और उन्होंने किस तरह से चलाए उसके लिए वो कर ली है। खबर ये थी कि जो वर्किंग पर्सन्स है, जो कहीं जाएंगे, जिनके पास आईडी होगी, सिर्फ उन्हीं को ट्रैवल की मंजूरी होगी मेट्रो में और इस तरह से खोली जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि आपने अगर ऑफिसेस खोल दिए हैं कहीं जाने के लिए, तो सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त एम्प्लॉइज के पास है, जिनके पास अपने साधन है, संसाधन है, वो तो ऑफिस जा रहे हैं। लेकिन जिनके पास अपने संसाधन नहीं, साधन नहीं, तो वो तो कंपनी पे बर्डन आएगा, या तो उनको पिक किया जाए, ड्रॉप किया जाए, क्योंकि आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी खोला नहीं है। तो सरकार अगर औद्योगिक इकाइयां शुरू कर रही है या दुकानों को खोलने की परमिशन दे रही है, या वो चाहती है कि रोजगार शुरू हो, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट तो खोलना बहुत जरूरी है। लेकिन सरकार अगर नहीं खोल रही है
और ये राज्य सरकार पर अब छोड़ दिया गया। केंद्र की गाइडलाइन में तो उन्होंने बता दिया कि आप इंटर स्टेट भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ट्रैवल का जो जरिया होगा वो तो राज्य सरकार, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है वो राज्य का विषय है। तो इसीलिए अभी जो राज्यों की ओर से गाइडलाइन आएगी उसे हमें देखने के लिए इंतजार करना होगा कि क्या राज्य अपनी ओर से, अभी जैसे दिल्ली सरकार अपनी जो गाइडलाइन जारी करेगी, तो क्या उसमें, हालांकि केंद्र ने जो गाइडलाइन है उसमें तो मेट्रो को बंद ही कर दिया, तो मेट्रो खुलने के चांसेस तो बिल्कुल एकदम खत्म हो गए, लेकिन बसें शायद केजरीवाल सरकार जो है वो बसों की परमिशन दे सकती है, या बाकी राज्य सरकारें जो, क्योंकि आपका जो मैन पावर है जो इंडस्ट्री में जाएगा, उद्योगों में जाएगा, दुकानों में जाएगा, उसको जाने के लिए साधन जरूरी है, क्योंकि सबके पास अपना साधन नहीं है, तभी ये रोजगार खुल पाएंगे। नहीं तो एक वही वाला विषय हो जाएगा कि आपने इंडस्ट्री तो खोल दी लेकिन वहां जाने के लिए साधन नहीं। अगर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ऐसे इंडस्ट्री जो छोटे स्मॉल स्केल पे इंडस्ट्री चलाते हैं सुनील जी, तो क्या ये समझने की हम कोशिश अगर करें कि जो थर्ड लॉकडाउन में 30% कहा गया था कि आप एम्प्लॉय के साथ खोल सकते हैं, लेकिन इस बार राज्य सरकार पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, तो हर राज्य की अगर बात की जाए तो क्या अलग पॉलिसी होगी अगर हम इंडस्ट्री की बात करें उसे चलाने के लिए, अलग से गाइडलाइन दिए? जी बिल्कुल, ये राज्य सरकार पर निर्भर होगा कि वो कितना किस इंडस्ट्री को किस चीज को कितनी राहत देती है। वो क्या वो कंस्ट्रक्शन की कामों को शुरू करेंगे अपने राज्य में, क्या वो बड़े स्केल पर जो औद्योगिक इकाइयां उसको स्टार्ट करेंगे, या छोटी जो कंपनियां उसको स्टार्ट करेंगे, कितने एम्प्लॉयज को वो परमिट करेंगे उसमें। जैसे अभी 30% एम्प्लॉयज के साथ काम करने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको अनुमति दी गई है। वैसे केंद्र की गाइडलाइन में ये भी कहा है कि ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम पर जोर दे, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी है जिसमें प्रोडक्शन होता है तो वहां वर्क फ्रॉम होम की गुंजाइश नहीं होती है। सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनियां, या बाकी जो कंपनियां जिसमें वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है, कॉल सेंटर्स है, उन लोगों ने भी अभी इस तरह के अपने सिस्टम्स डेवलप कर लिए कि वो घर ही से एम्प्लॉय काम कर सके अपने। तो ज्यादा कंपनियां जो है वो तो इस दिशा में काम कर रही है कि वो अपने एम्प्लॉयज का घर से ही यूटिलाइजेशन करे, लेकिन जो प्रोडक्शन यूनिट है जहां प्रोडक्शन होता है तो वहां पर ये गुंजाइश नहीं होती कि आप वर्क फ्रॉम होम करा पाए। तो ऐसे सेक्टर्स के लिए लोगों को बुलाना पड़ेगा, तो उन सेक्टर्स में कितने लोगों की परमिशन होगी। अभी तो 30% के साथ है, क्या राज्य सरकार उसको बढ़ा रही है, तो ये सब राज्यों पे निर्भर करेगा, और राज्यों की गाइडलाइंस का भी हमें इंतजार करना पड़ेगा, जो 9 बजे से भी बैठक शुरू हो चुकी है। और होगा क्योंकि कुछ ही देर में राज्य सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन आ जाएगी। इन सबके बीच अगर अहम सवाल जो कि हम कल भी लगातार चर्चा कर रहे थे, और कहते हैं कि इस लॉकडाउन में अगर देखा जाए कोरोना का प्रहार तो कम, लेकिन जो सबसे ज्यादा कोई पिता है तो वो मजदूर। जैसा कि आपने बताया कि अब इंटर स्टेट चालू हो गया है और अब राज्य सरकार पर बहुत कुछ निर्भर होगा, क्योंकि अभी तक तो जो ये बीच में मजदूर पिस रहे थे, कहते हैं ना कि एक इधर से इधर गेंद मारा जा रहा था, इधर का गेंद इधर मारा जाता, कोई केंद्र को कह रहा है तो कोई राज्य सरकार को। तो अब क्या उनकी यथास्थिति होगी? क्या आपको लगता है कि जो हम सड़कों पर देख रहे थे किस तरह से लगातार कई किलोमीटर चल रहे थे ये मजदूर, अगर उनकी व्यथा बताए तो शब्द नहीं मिल पाते, लेकिन क्या अब ये समझे कि इस लॉकडाउन फोर में राज्य सरकार पर बहुत कुछ डिपेंडेंट है, तो ये स्थिति हम लोग अब शायद ना देखें, एक बदलाव देखने को मिलेगा, उनकी व्यवस्थाएं अच्छे से कराई जाएंगी। नहीं, देखिए, मजदूरों के लिए तो इंटरस्टेट पहले से ओपन था, उसमें भी राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी होती है कि अब जैसे पश्चिम बंगाल के मजदूर अगर महाराष्ट्र वापस जाना चाहते हैं, महाराष्ट्र के पश्चिम बंगाल वापस जाना चाहते हैं, तो दोनों राज्यों की उसमें सहमति जरूरी होती है। उद्धव ठाकरे परमिशन देंगे और ममता बनर्जी परमिशन देगी, उद्धव देंगे तब वो जा पाएंगे और ममता देंगे तब वो नहीं तो पिस जाते हैं ना ये मजदूर, क्योंकि जब वहां भेजा जाता है बॉर्डर पे छोड़ दिया जाता है। तो मेरा सवाल क्या कि अब ये जो परमिशन का कोई गाइडलाइन आएगा, कुछ ऐसे बदलाव होंगे? आज देखा गया कि जब रोका गया इन मजदूरों को, इन्होंने विरोध किया कि हम करें तो क्या करें, तो क्या ये स्थिति ऐसी? कई जगह से ये तस्वीरें आई, और मैं बताऊं आपको अंजलि कि हमारे पास फोन आ रहे हैं, हमारे ऑफिस के नंबर्स पर फोन आ रहे हैं कई मजदूरों के, जो हमारे दर्शक है, नियमित दर्शक है, वो हमें फोन कर रहे हैं, और जो उनकी पीड़ा वाकई में सुनकर हमें लग रहा है कि राज्य सरकारें जो है वो वाकई में इस मामले में ढिलाई बरत रही है। महसाना से अभी थोड़ी देर पहले हमारे मजदूर भाई का फोन हमारे पास आया था, वो उनसे मैंने खुद बात की, तो उन्होंने जो अपने पीड़ा बताई कि 15 दिन हो गए उन्होंने पहले फोन किया था जो नोडल अधिकारी है उनको, और उनके कहने पर उन्होंने मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन भी कर दिया,
लेकिन 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, उनके पास अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई उनको जानकारी नहीं। और उन्होंने ये बताया कि कोई पूछने नहीं आता है कि आपको खाना मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या आपको खाना मिलता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई खाना नहीं मिल रहा है। मैं फूड इंडस्ट्री में था, होटल इंडस्ट्री में, तो जो मालिक है हमारे वो पूछ लेते हैं, कभी थोड़ा बहुत दे देते, तो उसी में हमारा गुजारा चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। केंद्र सरकारों से पैसा तो जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हमने 8 करोड़ मजदूरों के लिए 3 टाइम के भोजन के इंतजाम किया है, लेकिन राज्य सरकारें उन मजदूरों तक नहीं पहुंच पा रही, उन तक नहीं पहुंचा पा रही है। तो ये असलियत है। इसीलिए मजदूर जो है वो खुद बैग लेकर अपना वो पैदल ही घर निकल जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास खाने का इंतजाम नहीं है, रहने का इंतजाम है भी तो वो उन पर दबाव है कि वो लैंडलॉर्ड को किराया तो देना है। वो भाई 3 महीने के लिए आपको नहीं मांगेंगे, लेकिन उसके बाद तो आपको देना पड़ेगा और आपका काम बंद है। ऐसे में आप किराया कैसे, आपके सर के ऊपर तो बोझ होता रहेगा। तो इसीलिए मजदूर, कई आपने देखा होगा कि जो भी अपना सामान है वो रिक्शे पे लाद कर, मकान खाली करके अपने घर की ओर वापस लौट जा रहे हैं। तो बड़ी मतलब तस्वीरें जो है वो दिल को झकझोरने वाली तस्वीरें हैं। और राज्य सरकार, सुनील जी, ये सबसे भयानक तस्वीर और सबसे दर्द देने वाली तस्वीर आई है अगर इस कोरोना काल में कहा जाए तो। अब देखना होगा कि राज्य सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, क्योंकि इस बार जो आत्मनिर्भरता की अगर बात कही जाए तो राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है। वही अब कुछ देर में ही ये तय भी हो जाएगा कि क्या कुछ गाइडलाइन आने वाली है। लेकिन मेरा आखिरी सवाल, जो कि तमाम जनता भी जानना चाहती है, वीक्ली न्यूज के दर्शक भी जानना चाहते हैं, कि जो अभी रियायत दी जाए ऑरेंज जोन की अगर बात करें, क्योंकि ऑरेंज जोन सबसे सेफियर साइड, तो ऑरेंज जोन में ज्यादा सुविधाएं दी जाएंगी क्या? ऑरेंज जोन के जो जनता रहेगी वो घूम सकते हैं आसानी से? अगर वहां कुछ इंडस्ट्री है तो उनके लिए जो शर्त होगी वो अलग होगी रेड जोन से, ऐसा कुछ होगा? नहीं, अभी भी वही 3 जोन ही रहेंगे, ऑरेंज, ग्रीन और रेड जोन। कंटोनमेंट एरिया रेड जोन को कहा जाएगा और उसमें बहुत कोई भी रियायत नहीं मिलेगी। बाकी ग्रीन में तो सारे तरह की रियायतें मिलेगी। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, राज्यों को तय करना है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर है, ग्रीन जोन जितने भी एरियाज होंगे उसमें सारे तरह की छूट वहां की जनता को मिलेगी। ऑरेंज जोन में क्या क्या छूट मिलती है ये अभी आनी बाकी है और ये राज्यों को तय करना है। तो हम इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है 10 साढ़े 10 बजे तक या अर्ली मॉर्निंग तक ये सारी गाइडलाइंस राज्यों की ओर से आ जाएगी और उसमें साफ तौर पर हर राज्य के अपने अपने गाइडलाइंस होगी जो अपने अपने स्टेट के लोगों के लिए होगी, वहां की स्थितियों के हिसाब से। मेट्रो सिटी के लिए ज्यादा चुनौती आप देख सकते हैं। अगर आंकड़ों पे हम बात करें तो ऐसा देखने को मिलेगा, खासकर दिल्ली की बात कर ले, महाराष्ट्र सरकार ने तो पहले ही तय कर दिया था कि हम तो 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा के रहेंगे और वैसे ही सशर्त रहेंगे। अगर दिल्ली की बात कर ले, आप नोएडा की बात कर ले, तो क्या इन सब शहरों में, अगर बेंगलुरु की बात कर ले, तो क्या सख्ती के साथ लॉकडाउन रहेगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मेट्रो सिटीज में तो कोरोना की स्थिति भयंकर है। चाहे हम मुंबई की बात कर ले, अहमदाबाद की बात कर ले, जो बड़े शहर है, मेट्रो के अलावा जो बड़े शहर है, बैंगलोर है और पुणे है, या फिर आप दिल्ली में भी ले लीजिए। दिल्ली में भी अब तो आरोप लग रहा है कि कई लोगों की मौत हो रही है और आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। एनसीडी के अलग आंकड़े हैं, सरकार के अलग आंकड़े हैं, और इस बीच कोरोना तो फैल ही रहा है। और लेकिन इस बार एक जो बात यह है कि जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनको पहली बार ऐसा होगा जब ईद जो है वो सार्वजनिक तौर पर वो नहीं मना पाएंगे, घर में उन्हें नमाज अदा करनी होगी घर में, क्योंकि ईद के बाद तक ये लॉकडाउन चलने वाला है। वैसे जो मुसलमानों का जो सबसे पवित्र शहर है मक्का मदीना, उस देश दुबई में भी लॉकडाउन, ईद जो है वो लॉकडाउन नहीं बनेगी और वहां पर भी इस तरह की पाबंदियां लगाई गई है। तो इस बार मुझे लगता है कि ये बड़ा उनको दुख होगा, पीड़ा होगी, लेकिन चूंकि कोरोना है उससे बचने के लिए हमें इन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो ईद इस बार ऐसी ही बनी। तो ये सारी चीजें हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो लॉकडाउन के बाद जो चीजें स्टेप बाय स्टेप जो सरकार उठा रही है और जिस तरह के पैकेजेस का ऐलान किया गया है, तो ये राहत देने वाली होगी। और सबसे ज्यादा राहत की अगर किसी को जरूरत है तो मजदूरों को जरूरत है। बाकी तो जो मिडिल क्लास है वो भी जैसे तैसे तो खींच ही ले रहा है अपना। मिडिल क्लास पे भी हालांकि बहुत बोझ पड़ रहा है क्योंकि उसका काम धंधा बंद था। स्कूल फीस कई राज्यों में माफ की गई, कई राज्यों में नहीं की गई, तो उनको स्कूल फीस देनी पड़ रही है, किराया देने पड़ रहा है। जिनके दुकान बंद है 2-3 महीने से फिर भी किराया जा रहा है, उस पर भी कोई राहत वाली बात नहीं हुई है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग होगा आने वाला वक्त भारत के लिए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इन सारे चैलेंजों को पार करके
आने वाला वक्त भारत के लिए बहुत स्वर्णिम होगा, सुखद होगा। बिल्कुल सुनील जी, और जनता को भी यही उम्मीद है कि आने वाला वक्त स्वर्णिम होगा। लेकिन आप लोग ये याद रखिए, लॉकडाउन में जो भी रियायत दी जाए, लेकिन आपको जीना है इस कोरोना के साथ, क्योंकि अभी तक कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है। लेकिन हमें देश चलाना है, इकोनॉमिक चलाना है। इसके लिए जो रियायतें दी गई हैं, जो ढील दी गई है, आप उन नियमों का भी पालन कीजिए और जहां भी रहिए सुरक्षित रहिए। कल फिर एक ज्वलंत मुद्दे के साथ आपके पास हम आएंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिए। नमस्ते। नमस्कार।